अस्सलाम वालेकुम। आपको दोबारा वेलकम करते हैं अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक चैनल पे। आज का टॉपिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जो रियल स्टेट से लोग मुंसलिक हैं या जो लोग रियल स्टेट से पैसा कमाना चाहते हैं या इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिकली ये जो है इंफॉर्मेशन उनके लिए है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम आपको पहले मार्केट में किसी ने प्रोवाइड की होगी। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का फील्ड है वो उसमें कितना पोटेंशियल है हमारे पास, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसमें मुश्किलात क्या क्या हैं, और इसको में मज़ीद जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या क्या स्टेप्स वगैरह वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि रियल स्टेट मीन जो रियल होता है, और मिसाल के तौर पे कि एनीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट ऑन लैंड, वो ज़मीन की सूरत में भी हो सकती है। चाहे वो कुछ भी एनीथिंग जो रियल है उस पर जो डेवलप करके आ गया है, जो ऑन ग्राउंड हो गई, डेवलप आ गई, अपनी फिनिशिंग शेप में आ गई है, तो इट्स कॉल्ड स्टेट। तो रियल मीन टेंजिबल प्रॉपर्टीज़, और जो सॉलिड एसेट होता है उसको हम रियल स्टेट ही कहते हैं। बेसिकली जो दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं, अरबपति या करोड़पति हैं, तो उनकी जो 90% अपना एसेट है, जो सेविंग्स हैं, वो रियल स्टेट में ही लगाते हैं लोग। रियल स्टेट में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो ब्रोकरेज है या कुछ एनीथिंग जो डीलर्स की सर्विसेज हैं वो तमाम रियल स्टेट का सिर्फ 2% है, 2 से 3% है, जिसे हम कहते हैं कि आम अपनी ज़बान में प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। लेकिन ये फील्ड उससे काफ़ी बड़ा है। उसमें हमारे पास बहुत बड़े यहाँ पे हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं रियल स्टेट में जो हमारे पास रियल स्टेट में इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें हैं। रियल स्टेट में हमारे पास हाउसिंग सेक्टर्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि कोई भी सोसाइटी हो सकती है, DHA, बहरिया टाउन, कैपिटल, स्मार्ट सिटी वगैरह, तो वो एक उसमें आती है। फिर टूरिज़म आती है, फिर हॉस्पिटैलिटी आती है, कुछ सर्विसेज की फील्ड हो गए, कुछ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो गए, पेट्रोल पम्प्स हो गए, और इसके अलावा कोई जिम वगैरह हो गए। एग्रीकल्चर लैंड, वो भी हमारे पास ज़मीन जो है वो क्योंकि रियल है, ज़मीन पे है, तो उसको भी हम रियल स्टेट के ही हमारे खाते में वो चीज़ शामिल होती हैं। फिर इसके बाद अर्बन प्लानिंग वगैरह, इसमें जो भी चीज़ ज़मीन पे मौजूद है उसको हम रियल स्टेट के ही साथ मुंसलिक कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें हमारे पास जो आप समझ लें कि पाकिस्तान का 50 to 60% जो ड्राइव दे रहा है वो इसमें रियल स्टेट का बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ है। अब मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ, कोई भी प्लॉट है बहरिया टाउन या DHA में, तो अगर एक प्लॉट 2000 में डेवलप हुआ है और आज 2022 है, तो इस दौरान अगर वो 5-6 दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ, सेल हुआ, परचेज़ हुआ, तो हर दफ़ा गवर्नमेंट को उसका टैक्स गया है। और सेलर अलग टैक्स देता है, परचेज़र अलग टैक्स देता है। तो रियल स्टेट के जो एजेंट के हैं चार्जेस वो उसमें शामिल होते हैं, FBR टैक्स शामिल है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी शामिल है, उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस शामिल है। तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू है जो वो जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड है। और इसमें हमारे पास मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिकली रियल स्टेट, बेसिकली जब हम लैंड परचेज़ करते हैं, तो हम जब कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पे। इस टाइम हम अगर डिस्कस करें तो इस टाइम हमारे पास तकरीबन 30 बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो रियल स्टेट के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ डायरेक्ट एफिलिएट हैं, और 300 अप्रॉक्सीमेटली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो एफिलिएट हैं। तकरीबन 330 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रियल स्टेट को वर्कआउट करती हैं। इसमें आपके लेबर से लेके और ट्रांसपोर्टर तक भी शामिल है इसमें, क्योंकि जो भी हमारे पास चीज़ में कंस्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेटली उनकी सर्विसेज इसमें शामिल होती हैं। मैं बात करूं, इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पे अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे जो रियल स्टेट में अब जो पोटेंशियल है वो क्या चीज़ है, वो कितना पोटेंशियल है। मैं बात करूं कि 2000 जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है, तकरीबन इसमें जो 7,96,095 मुरबा किलोमीटर है, और उसमें तकरीबन जो 90% अप्रॉक्सीमेटली अभी भी वो बैरन लैंड है। बैरन लैंड का मीन अभी तक वो एरिया यूटिलाइज़ नहीं हुआ, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, और वो एरिया अभी भी काफ़ी ज़्यादा खाली पड़ा है। तो इस एरिया को हम देखेंगे कि अभी पाकिस्तान के 70 साल बाद भी, 75 ईयर्स बाद भी अगर ये एरिया खाली पड़ा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश बाकी है। और अभी के जैसा कि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ को टच कर रही है, और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अभी जो पाकिस्तान में जो यंगर पॉपुलेशन है इस टाइम, आज तकरीबन जो हमारे पास पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। 64% जो पाकिस्तान की जो नेशन है, जो यंग है, जो यूथ है, वो अभी 30 ईयर्स से कम है। अभी डेफिनेटली अगर इसको 5 साल बाद देखते हैं तो डेफिनेटली ये जो अफराद हैं उन्होंने मार्केट में आना है अपना, इसके बाद फिर उनको घरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम हमारे पास जो नीड है वो तकरीबन 1 करोड़ मकानों की हमारे पास जो नीड है हमारे पास, और वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो रियल स्टेट है वो ही इस चीज़ को फुलफ़िल कर सकता है। क्योंकि इस टाइम
अगर हम देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन जो 29% है वो 15 से 29% है। तो विद इन 5 ईयर हमें तकरीबन 1 घरों की पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है हमारे पास। और इसमें अगर हम देखें तो 2030 तक 2030 तक हमें 2 करोड़ मकान चाहिए होंगे। उसका जो इतना बड़ा मार्केट का गैप है उसकी वजह से अभी भी हमारे पास मकानों की बहुत शॉर्टेज है। मैं बात करूं अगर रियल एस्टेट में जो हमारे पास चैलेंजेस बहुत बड़े हैं हमारे पास हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनकम का मसला जो सोर्स है वो भी रियल एस्टेट हो सकता है। लेकिन इसमें हम अगर देखें तो जो गवर्नमेंट का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो पोर्टल था ओवरसीज़ की जो कंप्लेंट्स थी उसमें 70% जो कंप्लेंट्स थी वो हमारे पास ओवरसीज़ की रियल एस्टेट के बारे से थी। और वो कंप्लेंट्स ये थी कि किसी डेवलपर ने उनके पैसे खा लिए, कोई प्रोजेक्ट में उनको डिलीवर नहीं किया। उसके बाद मिसाल के तौर पे किसी डीलर ने, कोई स्टेट एजेंट ने उनको साथ जो है कोई भी उसके साथ फ्रॉड भी कर कह सकते हैं कि उनको दिखाया कुछ है और दिए कुछ है। और उसमें फिर ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स ये भी आती हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कब्ज़ा भी हमने देखा कि लोगों की कंप्लेन है कि मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने 20 साल से इसको ओन किया है, लेकिन मुझे जब मैं 20 साल बाद पाकिस्तान में आया हूँ उसको ओन करने के लिए तो उसके ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और ओवरसीज़ बेचारे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विक्टिम हुए हैं, इसका शिकार हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक अनऑथराइज पर्सन से या आप समझ लें नॉन प्रोफेशनल लोगों से आप जब डील करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में इस टाइम इसमें अगर ग्रोथ की बात करूं, अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में 800 करोड़ रुपया आप लगा सकते हैं, $800 अगर इस इंडस्ट्री में हम घरों में बनाने जाते हैं 1 करोड़ से 2 करोड़, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो $3 ट्रिलियन तक हो सकता है। और इसमें तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जॉब्स भी हो सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान रियल एस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी, अनफॉर्चुनेटली इसको इतना ज़्यादा फॉल नहीं किया गया। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, हमारे ओवरसीज़ के लिए भी हैं और कुछ हमारे सर्विसेज मैन के लिए भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा बेचारों के लिए मसले बने हुए हैं। तो इसको हमने देखना होगा कि ये जितना जल्दी हो सके इसको हम सॉल्व आउट करें। और जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पे उन टैक्सेस की हमारे से काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस इंपोज किए हैं, तो इससे हमारी ट्रांजैक्शंस वगैरह वो काफ़ी कम हो जाती हैं। इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है उनको ये भी चाहिए कि ऐसा मिनिमम मैकेनिज़्म हो कि जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड होती रहे। जितनी ट्रेड होती रहेगी उतना ज़्यादा मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। और एक और बात मैं बात करूँ कि एक जब कंस्ट्रक्शन हाउस होती है, जो रियल एस्टेट में जब हम प्लॉट ख़रीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो तकरीबन एक रफली मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 70 से 80 लोग, जिस तरह 5 मरले के ऊपर लोगों की सर्विसेज लगती हैं, लेबर से लेके और फिनिशिंग तक। तो एक घर पे इतनी लगती हैं और कनाल पर अगर आप जाएँ तो वो तकरीबन 150 बंदों की इन्वॉल्वमेंट इस एक घर के ऊपर होती है। राइट नाउ स्टार्ट हम करते हैं अगर एक्सकेवेशन से लेके और एंड हार्डवेयर की टूल तक जो चाबी तक है उसमें तकरीबन 150 लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो बहुत बड़ा फील्ड है। और इस टाइम हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें लेबर से लेके जो ब्रिक्स है, ट्रांसपोर्टर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, टाइल वर्क्स, मैसन, ग्लास वर्क, आयरन वर्क, जो सिक्योरिटी गार्ड तक है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बहुत बड़ी फील्ड है और अगर इसमें अगर रेगुलराइज किए जाए तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। मैं बात करूं ये कैसा पॉसिबल है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल फर्स्ट हमने जो जैसे कि चाइना का मॉडल है या तुर्की का मॉडल है, इसमें पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास टैक्सी सिटीज़ बनाए गए, कमर्शियल हब बनाए गए, इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए, टूरिज्म स्पॉट्स बनाए गए ताकि मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा। डेफिनेटली लोगों के पास को रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो घर ख़रीद सकते हैं या वो प्लॉट ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एक अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की है उसको भी फॉल नहीं बना सके, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और हम यकीन कह सकते हैं कि अगर इस गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया तो पाकिस्तान में, मैं 2021 की फिगर्स अगर आपको शेयर करूँ, 2021 में जो पाकिस्तान के अंदर $25 बिलियन, $25 अरब जो है रियल एस्टेट में इंजेक्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इस वजह से हम इसको एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये अगर फील्ड हमारे पास गवर्नमेंट की सरपरस्ती हमारे पास ठीक हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फील्ड बहुत बड़ा लोगों को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में रियल एस्टेट के हवाले से, सेल्स के हवाले से आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी हम लेके आते रहते हैं। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह DHA बहरिया टाउन इस्लामाबाद, DHA इस्लामाबाद, DHA कोयटा और DHA मुल्तान का वेरी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।